चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र से पहले हमने सभी अंगों को पढ़ लिया, कोशिका के बारे में पढ़ लिया और पूरी तरह की कोशिकाएं पढ़ ली। इसके बाद हम आते हैं गुणसूत्र के बारे में। तो गुणसूत्र क्या है? कोशिका में जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर कुछ धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो पतली पतली धागे होते हैं, उस तरह की संरचना पाई जाती हैं। और ये सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन के समय दिखाई देती हैं। कोशिका विभाजन के समय जब कोशिका के अंदर का केंद्रक विभाजित होता है, यानी कोशिका विभाजन के मध्य अवस्था में सबसे ज़्यादा ये अधिक दिखाई देती हैं पतली पतली संरचनाएं। और पतली पतली संरचनाओं उन्हें कहते हैं क्रोमेटिन धागे, और क्रोमेटिन धागे को ही गुणसूत्र नाम दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं गुणसूत्र की खोज के बारे में। तो गुणसूत्र की खोज के बारे में बता दें, गुणसूत्र की खोज सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने की थी। स्ट्रासबर्गर ने, और इनके साथ साथ एक और वैज्ञानिक का नाम आता है जो कि हाफमैनिस्टर। तो खोज के लिए दो वैज्ञानिकों का नाम आता है। तो स्ट्रासबर्गर और हाफमैनिस्टर ने सबसे पहले गुणसूत्र की खोज की, और गुणसूत्र को जो इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम। तो गुणसूत्र का नामकरण यानी नाम की बात करें तो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने इस संरचना को गुणसूत्र या क्रोमोसोम नाम दिया, जो कि केंद्रक में पाया जाता है। अब बात करें कि इसका कार्य क्या होता है, तो पहले जान लेते हैं कि केंद्रक के अंदर जो बिखरा रहता है यानी आनुवांशिक पदार्थ, तो इसे कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। तो गुणसूत्र क्या है कि हमारे अंदर आनुवांशिक पदार्थों का वाहक होता है। तो इसका मुख्य कार्य यही होता है कि आनुवांशिक पदार्थों का वाहक। जब किसी जीव के लक्षण, किसी भी जीव में जब गुणसूत्र या आनुवांशिक पदार्थ जब किसी भी जीव के या किसी भी प्रजाति में उनके आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो आनुवांशिक लक्षणों को या आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम भी गुणसूत्र ही करता है। यानी इसीलिए आनुवांशिक सूचनाएं होती है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, आनुवांशिक पदार्थ कह सकते हैं इसको। और आनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं, तो आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। यानी हमारे आनुवांशिक पदार्थ का या आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाने का काम करता है। और ये हमेशा जोड़े में चलते हैं। गुणसूत्र हम जानते हैं कि एक जीव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। यानी किसी भी प्रजाति के, यानी कोई भी प्रजाति के हर जीव के अंदर, एक ही प्रजाति के जीव के अंदर उनकी गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। जैसे कि हम मनुष्यों का जानते हैं कि मनुष्य की प्रजाति में सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है, 23 जोड़ी होती है, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। इसी प्रकार हर प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, और ये जोड़े में चलते हैं, यानी दो दो का जोड़ा बना के चलती है। इसीलिए मनुष्य में हम जानते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी होती है। तो गुणसूत्रों में अगर अपन गुणसूत्रों की बात करें तो गुणसूत्र होते कितने हैं और कितने जोड़े से चलते हैं। पहले तो हम गुणसूत्र की संरचना की बात करें तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, जो कि एक्स के जैसा दिखता है। ये लगभग डीएनए की कुंडलियों से मिलकर बना होता है। डीएनए जो होता है वो अपने साथ प्रोटीन को लपेटे रहता है, और उसी प्रोटीन के साथ साथ ये गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए के साथ साथ प्रोटीन का भी बना होता है, और ये आनुवांशिक वाहक का होता है, आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं, गुणसूत्र की बेसिक जानकारी हो गई। अब इसके बाद कर लेते हैं गुणसूत्रों के क्रम के बारे में। तो हम जानते हैं कि मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी नर में भी होते हैं, 23 जोड़ी मादा में भी होते हैं। अब उनके बारे में बात करें हम, 23 जोड़ी, तो उनमें से कुछ अलग अलग होते हैं, तो कुछ दो तरह के गुणसूत्र होते हैं। तो एक को कहते हैं ऑटोसोम, और एक को कहते हैं एलोसोम।
तो मानव में कुल 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक को कहते हैं एटोसोम, दूसरे को कहते हैं एलोसोम। इन्हें हिंदी में कहते हैं कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र, और इन्हें हिंदी में कहते हैं लिंग गुणसूत्र। अब ये होते कितने प्रकार से हैं, तो हम जानते हैं कि मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में कुल कितने, 40। तो 23 जोड़ी में से ये जो ऑटोसोम होते हैं वो तो होते हैं 22 जोड़ी, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे नर में हो या मादा में 22 जोड़ी एक जैसे गुणसूत्र होते हैं जो कि XX होते हैं, कुछ इस तरह से, पहला जोड़ी, दूसरा जोड़ी, इसी तरह से नीचे चलते हैं। कुल कितने जोड़ी होते हैं, 22 जोड़ी। और अगर लिंग गुणसूत्रों की बात करें तो ये अलग अलग होते हैं, मादा में और नर में अलग अलग होते हैं। मादा में ये XX होते हैं और नर में ये XY होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये जो 22 जोड़ी है, जैसे किसी भी, जब माँ के गर्भ में भ्रूण का निर्माण होता है या निषेचन के पश्चात जब भ्रूण का विकास होना होता है, तो ये जो 22 जोड़ी नर के गुणसूत्र मिलते हैं और मादा के गुणसूत्र मिलते हैं। तो ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो तो पहले बच्चे के यानी भ्रूण के शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं वो हमारे शरीर के बारे में होती हैं, यानी शरीर में 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक सिर होता है, 2 आँख होती है, नाक होते हैं, कान होते हैं, शरीर में जो पाचन तंत्र है, पूरे शरीर का निर्माण, यानी पूरे शरीर के निर्माण की जो प्रक्रिया है और इन्हें कैसे बनाया जाता है वो पूरी प्रक्रिया या पूरी सूचना इन गुणसूत्र के अंदर ही रहती है। तो ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन से शरीर का निर्माण करना है। तो पूरे शरीर का निर्माण करने के लिए ये गुणसूत्र की ही सूचना आवश्यक होती है। तो गुणसूत्र के अनुसार ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो जब गर्भ में भ्रूण का निर्माण होता है तो वो शरीर का बच्चे का शरीर बनता है, तो उसमें हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, सभी चीज़ें जो बनती हैं वो ये 22 जोड़ी गुणसूत्र से ही बनती हैं। लेकिन अब बात करें कि अब इसके बाद आता है ये लिंग गुणसूत्र। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि जब शरीर का निर्माण होता है तो ये ध्यान में, तब शरीर का निर्माण होता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि वो मेल है या फीमेल, यानी फिर जो बच्चा होगा वो पुत्र होगा या पुत्री होगी। यदि पुत्री होगी तो हमें पता है कि अगर XX गुणसूत्र है तो वो पुत्री होगी, और अगर ये XY है तो वो पुत्र होगा। अब अगर XX गुणसूत्र है तो फिर वो जो जनन अंग बनेंगे वो पुत्री के बनेंगे, और यदि XY गुणसूत्र होगा तो वो जनन अंग बनेंगे तो वो पुत्र के बनेंगे। यानी जनन अंगों के हिसाब से ही तो लिंग निर्धारण होता है, और इसीलिए इनको लिंग निर्धारण कहते हैं, और इन्हें इसीलिए कायिक गुणसूत्र कहते हैं। कायिक गुणसूत्र मतलब शरीर को कहते हैं काया, यानी काया का जिनसे निर्माण होता है उन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं, और जिससे लिंग का निर्धारण होता है उन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे, 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम, 1 जोड़ी जो होते हैं वो एलोसोम। एलोसोम यानी लिंग निर्धारण करने वाले, ऑटोसोम यानी शरीर का निर्माण करने वाले। तो इस तरह से मानव में कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि इनकी संख्या कितनी होती है, पूरी 40, जो कि लास्टवा जोड़ी अलग रहता है बस। और लास्टवा जोड़ी जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है, इसको 23वां जोड़ी भी कहते हैं, 23वां, क्योंकि 23वें नंबर का है जो कि लिंग निर्धारण करता है। तो इसके बाद हम, अब गुणसूत्र हो गया, चलिए गुणसूत्र के बाद बात करते हैं DNA की। तो गुणसूत्र क्या करता है, आनुवंशिक सूचनाओं या आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का काम करता है। अब आनुवंशिक जो पदार्थ है वो हमारा DNA है। DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। अब ये जो अम्ल होता है वो क्या करता है, वही हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है, और इसी के अंदर हमारी आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। तो सबसे पहले बात करें कि DNA की खोज या DNA की खोज। तो DNA का जो मॉडल है वो किसने दिया, सबसे पहले क्रिक और वाटसन ने इसकी खोज करी और इसका जो मॉडल दिया। यानी ये जो DNA का जो 2 संलूपों वाला या 2 कुंडलित चित्र है उसका जो मॉडल दिया वो क्रिक और वाटसन ने दिया, इसीलिए इसका जो मॉडल का नाम है, DNA के जो मॉडल का नाम है, इसका नाम ही क्रिक वाटसन मॉडल है। इसके बाद अगर बात करें तो ये हमारा आनुवंशिक पदार्थ होता है, आनुवंशिक पदार्थ।
हमारा आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, यानी आनुवंशिक सूचनाएं जो होती हैं वो इसी के अंदर होती हैं, जो एक दूसरे से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। और ये कैसा होता है, ये होता है डबल हेलिक्स, जिसे हम द्विकुंडलित बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो कुंडलियां हैं वो दो कुंडलित है। ये जो कुंडलियां बना के रहता है, दो इसके हेलिक्स बने हुए हैं, इसके लिए इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं। आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है, इसकी जो दो हेलिक्स है इसीलिए इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं। अब डबल हेलिक्स के बाद अगर बात करें तो इसके बीच में जो है उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ये जो बीच में सीढ़ी जैसी दिख रही हैं इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक सीढ़ी दो सीढ़ी जो बीच में लगे हुए हैं ना, इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब जैसे हम जानते हैं कि हम हिंदी में जानते हैं कि कुछ जब हम एक वचन बहुवचन पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि एक वचन जो होता है, जैसे एक पर्सन है तो उसको एक पर एक वचन कहते हैं, और एक के बाद एक से ज़्यादा हो जाए तो उसको बहुवचन कहते हैं। इसी प्रकार से एक अगर है तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए, इसमें तो ज़्यादा है तो इनको पूरी श्रृंखला को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली, यानी ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी ये बहुत सी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से मिलके बना हुआ है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होती है वो किस, उसमें क्या क्या होता है, तो उसमें तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें होती हैं। तो पहली जो होती है उसमें शर्करा होती है, सबसे पहले शर्करा होती है, वो भी कौन सी वाली, पेंटोज शर्करा, ठीक है, इसमें शर्करा होती है। और कुछ बीच में जो होते हैं उन्हें नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं। नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजनी बेस। और होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। तो तीन चीज़ों से मिलकर ये बना होता है। एक तो शर्करा, जो शर्करा हमारी डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, यानी इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज, इसीलिए इसका नाम क्या है, डीऑक्सी। और आरएनए में केवल राइबोज शर्करा होती है, इसीलिए इसको डी नहीं आती, उसमें ओनली ऑन राइबोज शर्करा। इसमें कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जो कि एक पेंटोज प्रकार की है। नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा को मिलके, इन दोनों को मिला के कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, लेकिन इन दोनों को मिला के कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो ये क्या हो गए, न्यूक्लियोसाइड दोनों। अब बात करते हैं कि ये शर्करा होती है जो कि पेंटोज शर्करा हमारे किस पे पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। फॉस्फोरस जो होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप पाए जाते हैं उसकी। फॉस्फेट के ग्रुप में होती है जी। नाइट्रोजनी क्षार जो है वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पाइरिडीन। प्यूरिन और पाइरिडीन, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो बीच बीच में गोले बने हैं, यही प्यूरिन और पाइरिडीन होते हैं। तो इनमें भी दो दो अलग अलग होते हैं। तो कौन कौन से, इस तरफ होता है ए और जी, इधर होता है टी और सी। देखो कैसे, ए का मतलब होता है एडेनिन, और जी का मतलब होता है ग्वानिन। इसी तरह से टी का मतलब होता है थाइमिन, और सी का मतलब होता है साइटोसिन। तो इसमें चार तरह के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, प्यूरिन तरह के और पिरामिड तरह के। प्यूरिन जो होते हैं वो एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, साइटोसिन जो होते हैं, और पिरामिडिन में थाइमिन और साइटोसिन। जैसे यहाँ हम दिख रहे हैं
एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, और साइटोसिन और थाइमिन, थाइमिन और साइटोसिन अलग। अब ये क्या होते हैं कि ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है, और जुड़ते कैसे हैं? हाइड्रोजन बंधों द्वारा। ये जो आपको दिख रहे हैं, एडेनिन थाइमिन से जुड़ा है, वो भी 2 बंध द्वारा, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा है 3 बंध द्वारा। तो इनके बीच में जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, तो एडेनिन के 2 बंध, एडेनिन और थाइमिन के 2 बंध, और ग्वानिन और साइटोसिन के 3 बंध। तो ये हमारे प्यूरिन और पिरामिडिन पायरिडीन 2 तरह के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी डीएनए की संरचना होती है, जो कि डबल हेलिक्स होती है, द्विकुंडल होती है। डबल हेलिक्स के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जिन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी 3 तरह के होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले तो राइबोस शर्करा पाई जाती है, वो भी कौन सी? डीऑक्सी राइबोस शर्करा, और नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, और फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। नाइट्रोजन फॉस्फेट ग्रुप में पाए जाते हैं फॉस्फोरस, और शर्करा जो होती है वो डीऑक्सी राइबोस शर्करा होती है। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के, प्यूरिन और पायरिडीन। प्यूरिन और पायरिडीन में कौन कौन से? प्यूरिन में होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, पायरिडीन में साइटोसिन और थाइमिन। तो प्यूरिन में जो एडेनिन और ग्वानिन है, वो पायरिडीन के थाइमिन और साइटोसिन से जुड़ते हैं, वो भी 2 और 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा। तो एडेनिन जो है एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ती है 2 बंध के द्वारा, और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ती है 3 बंध के द्वारा, और इनके बीच में जो बंध होते हैं वो हाइड्रोजन बंध होते हैं। इस तरह से डीएनए की संरचना पूरी होती है।